नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है और मैं हूं देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र जो राज्य है, देश में लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और वहां पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। महाराष्ट्र का महाभारत क्या कह रहा है? दो गठबंधन, असली नकली की लड़ाई, एनसीपी दो फाड़, शिवसेना दो फाड़। पहली बार दो फाड़ होने के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कल उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन भी था, लेकिन अभी नामांकन वापस लेने की भी तारीख बची हुई है। राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान अजित अनंतराव पवार, जिन्हें आप, मैं, हम सब अजित दादा पवार के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी, असली एनसीपी अजित पवार गुट के सर्वे सर्वा आज मेरे साथ हैं। अजित दादा, आप बहुत ही शांत, खामोश, ज्यादा ना बोलने वाले शख्स के रूप में महाराष्ट्र ही नहीं, देश में लोग, आपकी छवि कुछ ऐसी है। पर चुनाव में तनाव होता है, आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। आउटरीच भी हो रही है, आजकल मुस्कुराते हुए भी बहुत दिख रहे हैं, थोड़ी तल्खी भी कर लेते हैं और मजाक भी उड़ाते हुए दिखते हैं। ये बदलाव कैसा? चुनाव में तो तनाव होना चाहिए था। इतने दिन चुनाव में काम करते वक्त मेरे ऊपर जिम्मेवारी खाली पार्टी का कार्यकर्ता के नाते थी। अभी मैं पार्टी का प्रमुख बना हूं, इसीलिए उतना चेंज मुझे करना पड़ा और मैंने किया। तो मतलब सत्ता का और राजनीतिक ताकत का अब सही मजा ले रहे हैं? नहीं, सही मजा, पहले पसीना बहा रहे थे। नहीं, सही मजा लेने का सवाल नहीं। पहले कैसे, कोई पवार साहब मेन लीडर थे, हमारे मेन प्रमुख थे, तो जो भी है आखिरी फैसला वो लेते थे। अभी वैसा नहीं है, अभी मुझे लेना पड़ता है, मेरे बाकी साथियों के साथ डिस्कस करके लेना पड़ता है। इसीलिए जब जिम्मेवारी किसी के ऊपर बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत तो चेंज उसमें आता ही है, और वो चेंज आया। इसीलिए आपने मुझे सवाल पूछा। नहीं आता तो आप सवाल ही नहीं पूछते थे। आपको सवाल पूछने के लिए मैंने चेंज लाया। ये बताइए, अब आप नेता हो गए तो शरद पवार अब आपके नेता नहीं है? नहीं, पवार साहब आज राष्ट्रीय नेता है ही, ये दो राय नहीं है। लेकिन हम सब मिलके, हमने जो एमएलएस थे 40-50 एमएलए, सबने मिलके पार्टी के बारे में ये सब किया। और ये पिछले 1.5 साल में आपको मालूम है इसके बारे में क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी पवार साहब अलग, उन्होंने फिर पार्टी रजिस्टर की और वो चला रहे हैं। वो तो नेता है ही। असली नकली की लड़ाई है? ये असली नकली की बिल्कुल नहीं। मैं आपको जिम्मेवारी से के साथ कहता हूं, ये असली नकली की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। चाहे शिवसेना हो कि भाई असल वारिस कौन है, एनसीपी की विचारधारा का असली झंडा बरदार कौन है, ये लड़ाई तो है कि नहीं है? नहीं, एक मिनट। हमारे महाराष्ट्र में 1985 के बाद कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं रहा। 99 में भी कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, पवार साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मेरे ख्याल से 10 या 11 इंडिपेंडेंट चुन के आने वाले विधायकों के साथ लिया और गवर्नमेंट बनाया। आप देखो, तब से 90 से आज 2024 है, तो 34 साल हो गए एक पार्टी का गवर्नमेंट। जैसे बाकी जगह आता है, हिमाचल प्रदेश में देखो या हरियाणा में देखो, या अलग अलग स्टेट में एक केजरीवाल का आया, पंजाब में आया, दिल्ली में आया। वैसा यहाँ के लोगों, बम्पर जीत, जो स्पष्ट बहुमत, एक तरफ रुख, वो नहीं दिखाया महाराष्ट्र में। एक दफा मुझे ऐसा लग रहा था कि 2014 में जब एक वेव मोदी साहब की आई अपने देश में, तब के बाद 6 महीने के बाद जो चुनाव हुए, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफा शायद महाराष्ट्र में
वन साइड एक पार्टी जीत के आएगी और गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब भी मेरे ख्याल से बीजेपी के 122 ऐसे कुछ आए थे विधायक और शिवसेना उनके साथ गई। तब तो 122 विधायक आते वक्त हम सब देख रहे थे रिजल्ट, और हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने डिक्लेयर किया बाहर से हम सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि हम असेंबली यहाँ हो रही है तो किसी का तो गवर्नमेंट होना ही चाहिए, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट बनाना चाहिए और देवेंद्र जी ने गवर्नमेंट बनाया। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी भी खींचतान मंडी फिर सजेगी या सीधा सीधा इस बार महायुति बहुमत आने वाला है? महायुति का बहुमत डेफिनेट आ जाएगा। महायुति का बहुमत आ रहा है। यस। नामांकन पूरा हो गया अजित दादा, आज तक ये नहीं पता लगा कि दरअसल आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं, या एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना कितने पर लड़ रही है, या बीजेपी। असल फिगर सामने नहीं आ रही है, ना आपकी ना विकास अघाड़ी की। विड्रॉल का आखिरी दिन जब हो जाएगा तब आपको एग्जैक्ट फिगर महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों की और उनके बाकी मित्रों की कितनी है, हमारी कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, वो आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। थोड़ा पेशेंस तो रखेंगे, लेकिन कुछ तनातनी तलखी भी हो रही है, कुछ अंदर खींचतान भी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नवाब मलिक को लेकर साफ कह रही थी बीजेपी की नहीं, किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलनी चाहिए। निकालेंगे ना। मैंने क्या कहा, विड्रॉल का दिन 3 बजे जो है वो होने दो, तब आपको पूरा महाराष्ट्र के लोगों के सामने, वोटर के सामने हमारा महायुति का पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है? नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स अजित दादा पवार का दबाव है बीजेपी पर कि ये देखो, आप नवाब मलिक को मना कर रहे थे, मैंने तो कर दिया खड़ा। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास रहिए, कुछ होने वाला नहीं। बहुत अच्छी तरह से मैं रास्ता, हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। आप रास्ता निकालेंगे? नहीं, बीजेपी हो या आरएसएस की जी, दाऊद इब्राहिम के साथ उनके तो कुछ रिश्ते मैंने कहा ना, हम रास्ता निकालेंगे। ईडी ने गिरफ्तारी की थी। इसके बारे में सवाल पूछने का आपको मौका मिला है। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालेंगे मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलूं? तब अभी नहीं। तो इसीलिए तो ये देखिए, ये दबाव क्या इसलिए भी बन रहा है अजीत दादा कि वो बटेंगे तो कटेंगे। आजकल ये 3 शब्द इनकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है, और हिंदू समाज नहीं बटना चाहिए, जबकि आपकी विचारधारा कहती है देश नहीं बटना चाहिए, हिंदू और मुसलमान नहीं बटना चाहिए। इसको लेकर कुछ आमना सामना हो रहा है क्या आदित्य दादा और बीजेपी का? ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र मत करो। अभी हमारे महाराष्ट्र में शिव फुले अंबेडकर की विचारधारा बहुत लोगों के मन में रुची है, और ये सब होते हुए हम उसमें से रास्ता जरूर निकालेंगे। बिल्कुल रास्ता निकलेगा, मैं आपको भरोसा देता हूं। ये बटेंगे तो कटेंगे, आप इससे सहज हैं, कंफर्टेबल हैं इस तरह की भाषा से? आप देखो, आप महाराष्ट्र में, आप ज्यादा करके दिल्ली में ये सब देखते हैं, मीडिया का काम देखते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को मेरा स्वभाव मालूम है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। हम बैठेंगे, क्या हुआ, कल तक हम सब फॉर्म भर रहे थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग चालू था, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन हमें तीनों को मालूम है, एकनाथ जी शिंदे को, देवेंद्र जी को, मुझे और हमारे साथियों को, कि इसमें से अपने को रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, और हम बैठकर शायद आज ही बैठेंगे रात को, और उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या है, क्या सही है, क्या ठीक नहीं लगता, और उसमें से क्या करना चाहिए, किसको विड्रॉल करना चाहिए, उसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। उसी हिसाब से आगे जाएंगे। क्या आप ही का ये दबाव था कि
जो मदरसों में शिक्षक हैं 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000, वो सरकार कर रही है, जिसकी अगुवाई दरअसल बीजेपी कर रही है। और बीजेपी मदरसों को लेकर जो उनका रुख उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या असम में है वो जग जाहिर है, वहां पर कुछ और बोल रहे हैं। ये अजित दादा पवार का दबाव था कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबकी बात करनी होगी। ऐसा नहीं है। जब आपको 2-3 पार्टियों का गवर्नमेंट चलाना पड़ता है, जैसे पहले दफा हमने उद्धव जी, मैं और कांग्रेस, हमने सबने मिलके तब का गवर्नमेंट चलाया 2.5 साल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो पॉलिटिक्स आपके सामने है। एकनाथ जी शिंदे ने एक अलग निर्णय लिया और गवर्नमेंट वो चली गई और दूसरी गवर्नमेंट एकनाथ राव शिंदे जी की आई। तब भी उद्धव जी के गवर्नमेंट में भी हमें तीनों को मिलके ही डिसीजन लेना पड़ता था और अभी भी हम तीनों मिलके ही डिसीजन लेते हैं। जिसमें किसी का विरोध रहता है तो वो सब्जेक्ट हम बाजू रखते हैं, जिसका और तीनों की सम्मति हो जाती है तब वो डिसीजन लेके हम आगे चले जाते हैं। डिसीजन काफी तेजी से भी ले रहे हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले, चुनावों की घोषणा होने से पहले 10 दिनों में 1200 से ऊपर फैसले ले लिए आपने। तो क्या इतना फास्ट काम किया तो बोलते कितना जल्दी लेते हैं, नहीं काम किया तो कितना देर लगाते हैं, ऐसा कैसे चलता है? हम जल्दी डिसीजन लेने वाले ही लोग हैं। हमें लगा गवर्नमेंट हमारा था, पूरी मेजॉरिटी थी, हम ले सकते थे, हमें वो अधिकार था, इसीलिए हमने लिया। नहीं, पूरे घोड़े खोल दिए ना, वो पूरी एक सेल लगा दी, सारी रेवड़ियां बांट दी और लाडली बहना का क्रेडिट भी आप लेते दिखाई दे रहे हैं। लाडली बहना कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है अजित दादा? आप 20 तारीख को वोटिंग होगा और 23 को रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि लाडली बहना ने क्या किया। अभी मैं मेरी लाडली बहना को क्यों ओपन करूं? उनके अजित दादा कभी मार्केटिंग नहीं करते थे अपनी, अब आप मार्केटिंग भी करने लगे, अपने आप को बेचने भी लगे लोगों के सामने। थोड़ा पोस्टर्स में थोड़ा रंगों का इस्तेमाल, गुलाबी रंग भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ठीक नहीं लगा? मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये बदलाव कैसे आया? बदलाव मैंने कहा ना, जिम्मेवारी आने के बदलाव, जब किसी के ऊपर जिम्मेवारी आती है तो बदलाव करना ही पड़ता है। किया, बदलाव अच्छा है। मुझे लगता है आपको जिस ढंग से पूछ रहे हैं इसीलिए लोगों को भी ठीक लग रहा है तो अच्छा है। नहीं, मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगते हैं। वो दिल्ली में आपकी ऐसी छवि बनी हुई है, इतने धीर गंभीर हैं अजीत दादा हमेशा। There's always a kind of a scowl on your face. आपने मीडिया में काम करना कब शुरू किया? मुझे हो गए 26-27 साल, बाल भी उड़ गए अब तो। जब आपने काम शुरू किया तब आप मुझे मिलते और बोलते कि दादा हंसी मजाक से काम कर लो, तो तब से शुरू करता था। अच्छा, ये हंसी मजाक में, पर एक जो पवार परिवार, पवार खानदान की राजनीति की भी बात करूं, चाचा भतीजा की एक लड़ाई तो चली रही है आपकी और शरद पवार जी की। अब आपका भतीजा आपके खिलाफ बारामती में उतार दिया गया है। पहले वो भाभी और ननंद की भी लड़ाई हुई जिसमें आपने ये भी माना कि भाई सुनेत्रा को खड़ा करना सुप्रिया के खिलाफ वो फैसला सही नहीं था। पर ये जो तलखी है वो दरार दीवार पवार कुनबे में वो तो थोड़ी और चौड़ी हो रही है। ठीक है, अभी हुआ है, लोगों के सामने जाना पड़ रहा है। अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर एक को अधिकार रहता है खड़ा होना या नहीं होना। उनको अच्छा लगा कि यही कैंडिडेट मेरे खिलाफ अच्छा लड़ेगा तो उन्होंने खड़ा किया है, उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, आपने जब सुनेत्रा को सुप्रिया के सामने खड़ा किया वो मेरी गलती थी और अब वो भी मतलब वो भी हाथ आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। उसके बारे में मेरे बारामती के वोटर सोचेंगे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या? मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। वो ये है कि दीपावली और कल दिवाली है, पवार कुनबा हमेशा एक साथ मनाता था, इस बार अलग अलग दिवाली मनाने वाले हैं आप? मनाएंगे ना, उसमें क्या है? नहीं, उसमें क्या है, ये पहली बार होगा। अभी देखेंगे, पिछले दफा भी दीपावली हुई ना, ये डिसीजन होने के बाद दीपावली हुई ना।
पिछले साल की दीपावली सबने एक होके मनाई। नहीं, यहां पर दरअसल मैं ये सवाल क्यों पूछना चाह रहा हूं, इसकी तह में क्यों जाना चाह रहा हूं अजित दा, वो इसलिए कि बहुत से लोग, और खासकर दिल्ली में, हम थोड़ा दूर बैठकर, दिल्ली में बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी चलती हैं कि चाचा भतीजा मिले हुए हैं, सब खेल आपस में मिलकर रचते हैं। पवार साहब और अजित दा जो महाराष्ट्र की राजनीति है अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना चाहते हैं, जानते सब हैं ये एक दूसरे की सहमति के साथ ही खेल खेलते हैं। दिल्ली के लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आपने महाराष्ट्र के लोगों को पूछा तो वो लोग बोलेंगे अजित पवार का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी डिसीजन लेता है वो मिली भगत या ऐसा मैच फिक्सिंग ऐसा उसमें नहीं चलता। हमारा जो भी मन में होता है हम बोल देते हैं और आगे चले जाते हैं। बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला आपका था कि शरद पवार ने कहा कि जाइए अजीत हाथ मिला लीजिए? नहीं, एक मिनट। 2014 में बीजेपी को बाहर से सपोर्ट एनसीपी ने किया था ना जी। उसके बाद भी कुछ डिसीजन होने वाले थे, लेकिन कोई कारण वो नहीं हुए। चर्चा हुई लेकिन नहीं हुए। उसके बाद भी 2019 में कुछ मीटिंग्स हुई है, दिल्ली में हुई है, लेकिन बाद में वो मीटिंग जो जिसके साथ ली थी वो डिसीजन रुकवा दिया गया और अलग डिसीजन लिया गया। यह आप सबको मालूम है, सबको ही मालूम है। तो शरद पवार के कहने पर ही आप बीजेपी में गए? तब सबने मिलके लिया था। अभी का डिसीजन बाद में जो लिया, तो जो विधायक थे, जब हमें पता चला कि एकनाथराव शिंदे जी करीबन बहुत से विधायक लेके सूरत गए हैं, सूरत से गुवाहाटी जाने वाले हैं और ये गवर्नमेंट अभी चलने वाला नहीं है, ये अभी गिरने वाला गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी उन्होंने खोई है, तो फिर मेरे सब विधायक इकट्ठा हुए, मेरे ही चैम्बर में इकट्ठा हुए। सबने एक चिट्ठी लिखी पवार साहब को कि साहब हमें ऐसा लगता है कि पहले 2.5 साल में 1-1.5 साल तो कोरोना में गया, 1-1.25 साल ही काम के लिए हमें मिला, लोगों के सामने, वोटर के सामने कैसे हम जाए, इसीलिए वो गवर्नमेंट में हमें जाना चाहिए और जाने के लिए आपने परमिशन देनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सब विधायकों ने सही साइन किया। लेटर साहब के पास गया, साहब ने फिर प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, जयंत पाटिल तीनों को जिम्मेवारी दी कि आप बीजेपी के लीडरों के साथ बात करो और आगे कैसा, कौन से डिपार्टमेंट अपने पास, कौन से कितने मिनिस्टर अपने, दूसरों को कितने मिनिस्टर, ये सब के बारे में चर्चा करो और उसमें से गवर्नमेंट बनाओ और आगे चले जाओ। लेकिन बाद में वो हुआ नहीं। फिर नहीं हुआ तो भी हम अपोजिशन लीडर के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और वो काम करते करते वापस विधायक, ये अपना काम नहीं हो रहा है, इसको स्टे मिला, उसको स्टे मिला, मेरा काम रुकवा दिया, तो अपने को जाना चाहिए। फिर वापस हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन हाँ ना होते हुए फिर हमें विधायकों को साथ रखने के लिए सबके मन में था, सबने मिलके ये डिसीजन लिया और हम गवर्नमेंट में चले गए। तो कहीं ना कहीं आप सीधे लफ्जों में नहीं कह रहे हैं, पर रजामंदी थी, शरद पवार की हामी थी कि आप जाइए, आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। अभी के वक्त नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अभी के वक्त नहीं, अभी के लास्ट वक्त नहीं थी। चाचा भतीजा साथ आ सकते हैं फिर से, कुनबा एक हो सकता है? अरे मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, आगे का किसने कहा कुछ। ये देखो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको कभी पता चला? अभी कांग्रेस और शिवसेना साथ लड़ेगी, साथ, कभी आपको लगा? कांग्रेस की विचारधारा क्या है, शिवसेना की विचारधारा क्या है, आपको सबको, दिल्ली सब भारत को पता है। लेकिन हुआ, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, लेकिन वो तो विचारधारा की असमानता, टकराव के बावजूद आपने सही कहा कि कांग्रेस और
उद्धव ठाकरे साथ हैं, ऐसे ही अजित पवार और बीजेपी भी साथ है, विचारधारा का टकराव तो आपका रहा है ना। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन ये अपने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, अपना विकास करने के लिए हम साथ साथ गए हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र की सिचुएशन वैसी है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों ने 85 के बाद तय किया है कि किसी एक पार्टी का हम गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, और उनका काम चालू है। तो 85 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल देखिए 85 सीटें शरद पवार भी लड़ रहे हैं। अब 85, बहुत से लोगों का कहना है 60 से ज्यादा तो उम्मीदवार नहीं है, 25 और उन्होंने अपनी ताकत बढ़वा ली वहां पर सीट बंटवारे में, और वो 40-45 सीटें ले जाते हैं, 25-30 ले जाते हैं अजित दादा, यानी कि आप 65-70 सीटों के साथ सत्ता की पूरी कमान चाचा भतीजा अपने पास रखने वाले। ये आप अंदाज लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वैसे नहीं है। वो उनके हिसाब से महाविकास आघाड़ी कैसे जीत के आएगी इसके बारे में कोशिश करेंगे। हम हमारी महायुति वापस कैसे आएगी, वापस आनी ही चाहिए, इसके बारे में हम आगे जाएंगे। एनसीपी का विलय भी हो सकता है। अभी मैं कैसे बताऊं आगे का क्या। अभी कुछ साल पहले आप किसी को पूछ सकते हैं कि कांग्रेस शिवसेना साथ आएगी या शिवसेना बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जाएगी, ऐसा आपने कभी सोचा था? 2019 में जब चुनाव उन्होंने जीता तो साथ साथ लेके जीता बीजेपी शिवसेना, और तुरंत जब गवर्नमेंट बनाने का दिन आया तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। पहले मैंने बीजेपी और मैंने साथ साथ गए, बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं रही, और हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाया, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। आप ये सही कह रहे हैं, ये सोचा नहीं था किसी ने। सोचा तो ये भी नहीं था कि जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसके 3 दिन बाद आपके लिए कालीन भी बिछा दिया जाता है। ये अभी जो हुआ वो वापस सवाल करके क्या नहीं, सवाल इसलिए है कि हुआ नहीं दादा, सवाल इसलिए है कि आरएसएस वाले कह रहे हैं अरे भाई अजित पवार को क्यों ढो रहे हो, आप सहज हैं महायुति में। नहीं, ये देखो हमारी किसके साथ युति है? बीजेपी के साथ युति है, हमारी एकनाथ शिंदे जी के साथ युति है, तो हम उनके साथ ही बात करेंगे ना। आपका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, वो जो कहते हैं उनकी विचारधारा है, उनका एक मिनट, मैंने बात की गवर्नमेंट में जाने के लिए, वो बीजेपी के लीडरों के साथ बात की, शिवसेना के भी 7 महीने तब बात नहीं की, खाली बीजेपी के साथ बात की और गवर्नमेंट में गया। बाद में मुझे पता चला कि एकनाथ शिंदे जी को भी बताया कि गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल होने के लिए अपने को तीनों को मिलकर गवर्नमेंट चलाना पड़ेगा, और उन्होंने भी हाँ की, और आपने देखा 2.5 साल गवर्नमेंट चलाया। 2.5 साल? 2.5 साल नहीं, मैं 1.5 साल, उन्होंने 2.5 साल चला। हाँ, आप 1.5 साल सरकार में, तब से आप उप मुख्यमंत्री भी हैं और आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। पैसा, खजाना, एलोकेशन, संसाधनों का बंटवारा, इसको लेकर आजकल बहुत अलग अलग तरह के बयान आते हैं कि किसका हक ज्यादा है, और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत कुछ कहा गया, कौन मंगलसूत्र ले जाएगा, कौन अपना आरक्षण एक मुद्दा है, उस पर तो मैं बाद में आता हूं। संसाधनों का बंटवारा बतौर वित्त मंत्री आपकी राय क्या है, वो किस तरह से होना चाहिए, किसका हक पहला है संसाधनों पर? हम तीनों बैठते हैं, जब बजट पेश किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके डिपार्टमेंट के सब लोग बजट तैयार करते वक्त हम सीएम के साथ बात करते, डीसीएम के साथ बात करते। हमारे डीसीएम पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था तो 1 साल वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको उसके बारे में पूरा पता है। चीफ मिनिस्टर भी एक अनुभवी लीडर है, एकनाथ शिंदे, सब मिलके कौन से क्या क्या डिसीजन लेने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं, किसको कितना पैसा देना है, ये सब पहले हम बैठकर उसके में एक मत लाते हैं, और फिर मैं
बजट पेश कर देता हूं। बहुत एक बड़ा और आरोप उसके ऊपर उसमें मेरा बजट जब तैयार हो जाता है, उसके ऊपर मेरी साइन जब होती है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद देवेंद्र जी की साइन होती है, उसके बाद एकनाथ राव जी की साइन होती है। तो उनको कुछ चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं ना, उनका अधिकार है। उसमें कोई ऐसी ये खलिश की बात नहीं, कोई तनातनी बिल्कुल नहीं। पर एक जो बड़ा आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है वो ये कि जो फैक्ट्रियां, जो उद्योग महाराष्ट्र में लगने थे वो भेज दिए जा रहे हैं गुजरात की तरफ। महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसमें रोजगार भी कम हो रही है। सुनो, ये नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त उन्होंने नैरेटिव सेट किया था कि ये संविधान बदलने वाले हैं, सेट किया, लोगों को वैसा उन्होंने कहने की कोशिश की, और लोग हमारे कुछ लोग उनको वो सही लगा, उन्होंने हमारे से थोड़ा सा दूर रहे, उनको वोटिंग किया। वैसा इसके बारे में भी वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आप देखो देश में अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कल ही हमारे देवेंद्र जी का भी स्टेटमेंट आया है, ट्वीट किया है ऐसा कुछ, तो आज ही महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। आप मीडिया चलाते, आप देखो रिजल्ट तो आपके सामने रहेगा। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। बार बार महाराष्ट्र 4 पे है, 5 पे है, क्यों महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं? आरक्षण बड़ा मुद्दा अभी भी है क्या? आरक्षण को लेकर मराठा आरक्षण एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, मनोज जरांगे पाटिल वो चला रहे थे मराठा आरक्षण और उसमें आपके नेताओं की राय थोड़ी अलग है बीजेपी वालों से। मराठा आरक्षण का मुद्दा है, धनगर आरक्षण का मुद्दा है, बाकी कोई समाज का आरक्षण का मुद्दा है, ये तो उनकी डिमांड है ही। उसके बारे में चर्चा करके ये जायज मांग है मराठा आरक्षण की? नहीं, ये जायज है नहीं जायज है, हर एक को संविधान में अधिकार है। आपको भी अधिकार है कि हमें आरक्षण दे दो। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय है, स्टेट हाई कोर्ट के क्या निर्णय है, उसमें वो कैसे बैठ सकता है। जैसे बीच में आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण दिया है, और वो आरक्षण पूरे देश में लागू हुआ, और उसके खिलाफ कोई भी स्टे वगैरह नहीं मिला, यानी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो हमारे यहाँ 52 + 10 62% आरक्षण हुआ है। तो आज भी कुछ लोगों का कहना है हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। अगर वो उस पर बैठते तो उनको देना चाहिए आरक्षण, आपका ये मानना है। क्या अजय दादा पवार मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के? अब आखिरी 1-2 सवाल। ये देखो, इस दफा हमने अभी चुनाव आया है, खाली 20 दिन ही बाकी रहे, और किसको मुख्यमंत्री बनाना, क्या बनाना, अभी आज के वक्त एकनाथ राव शिंदे चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में हम हमारी महायुति लोगों के सामने जा रही है। आज वो चीफ मिनिस्टर है। रिजल्ट्स लगने के बाद हम बैठेंगे, सब सोचेंगे, और उसके बारे में भी डिसीजन लेंगे। बनना चाहते हैं कि नहीं, या परपेचुअली परमानेंटली उप मुख्यमंत्री बनने तक ही आपका रोल सीमित रह जाएगा? अभी मैं कितने भी बार आपने पूछा तो अभी सवाल है ही नहीं। सवाल ये है, हमारा महायुति का गवर्नमेंट लाने के लिए अपने को पूरी सबको कोशिश करके मेजॉरिटी लानी है। ये हमारा पहला काम है, वो हम करेंगे। उसके बारे में सोचेंगे। 15 दिन रुको जरा, 15 दिन रुकने पर बड़ा जोर, 20-25 दिन, हाँ, रुकने पर बड़ा जोर दे रहे हैं अजय दादा पवार। सवालों के जवाब दिए, बेबाक अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिए हैं, तो वो और अच्छे आज लगे। तो शिखर सम्मेलन में इसी तरह के दिग्गज आते रहेंगे इस सत्र में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।